ये कहानी है 27 नक्षत्रों की और इनका जन्म नक्षत्रों का किस पर्पस के लिए हुआ। स्टोरी ऐसे है कि एक जातक था, उसकी मृत्यु हुई। बड़ा अच्छा उसने जीवन अपना बिताया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा ने देखा कि अभी मेरा बेटा जो है वो तो अभी 20-25 साल का है, 30 साल का है और इसकी शादी होगी। जब उसका बच्चा होगा ना तो मैं जन्म लूँगा। अश्विनी दशम भाव में आ जाए तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है कि शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं कैसे करूँ, राइट। तो कम्युनिकेशन में तीसरे भाव में अश्विनी आ जाए तो आपके मन में हमेशा ये टग ऑफ वॉर रहती है कि मैं इससे क्या बात करूँ, ये कम्युनिकेशन करूँ या वो कम्युनिकेशन करूँ। मघा नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र है जो किसी पे ब्लाइंड फेथ करता है। अच्छा। और मघा नक्षत्र वालों को मैं हमेशा बोलूँगा कि किसी पे भी ब्लाइंड फेथ करने से पहले 10,000 बार सोचिए। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल डिस्कशन मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी का फेवरेट टॉपिक नक्षत्र। ऐसा कहा जाता है कि हमारा वैदिक ज्योतिष नक्षत्रों से ही शुरू हुआ। इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नक्षत्र कि हमारा जो जन्म नक्षत्र है वो हमारे पास्ट लाइफ के बारे में, वो हमारी सोल जर्नी के बारे में, हमारी इस लाइफ के पर्पस के बारे में बहुत कुछ बताता है। क्यों आपका एक पर्टिकुलर नक्षत्र में ही जन्म हुआ। आज के पॉडकास्ट में आपकी पूरी लाइफ जर्नी को, कि जब आप माँ के गर्भ में थे उस क्षण से लेकर मृत्यु तक कैसे 27 नक्षत्रों की स्टोरी कवर होती है। यस, ऐसा पॉडकास्ट हमने पहले नहीं किया है, आपने कहीं और भी नहीं सुना होगा। आज हम आपकी पूरी लाइफ जर्नी को इन 27 नक्षत्रों के थ्रू डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक आउट अ पेन एंड पेपर और अपनी स्टोरी को आप आज इस पॉडकास्ट से समझिए। बहुत ही इंसाइटफुल, बहुत ही वंडरफुल डिस्कशन है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ मुझे मेरे बारे में जानने को मिला एंड आई एम श्योर आपको भी मिलेगा। एंड नाउ यू माइट हैव गेस्ड माई गेस्ट फॉर टुडे फॉर दिस इंसाइटफुल डिस्कशंस। आपके फेवरेट, मेरे फेवरेट, हम सभी के फेवरेट, आई वुड लाइक टू वेलकम आवर मोस्ट फेवरेट renowned astrologer Navneet Chitkara sir once again on Speaking Tree. Navneet sir, a very warm welcome on the show. थैंक यू। Such a pleasure to sit with you again. और आज ज्योतिष का हृदय डिस्कस करेंगे हम, नक्षत्र। सर, आई वॉज सो फैसिनेटेड व्हेन आई गॉट टू नो कि हमारे वैदिक ज्योतिष में सबसे पहले नक्षत्र ही इंट्रोड्यूस हुए थे, राशियां बाद में आई हैं। तो हमारा जो पूरा एनालिसिस था, जो हमारे ऋषि करते थे, वो नक्षत्र के बेसिस पे करते थे। और इतना प्रोफाउंड और इम्पॉर्टेंट पार्ट नक्षत्र प्ले करते हैं कि हमारा जन्म का नक्षत्र बहुत कुछ हमारी लाइफ के बारे में, हमारी सोल जर्नी के बारे में, हमारी पास्ट लाइफ्स के बारे में बताता है। तो आज के पॉडकास्ट में जब मैं आपके साथ हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि मैं ऑडियंस को कुछ बहुत ही मीनिंगफुल और इम्पॉर्टेंट दूँ, ताकि उन्हें अपने नक्षत्र की स्टोरी समझ आए जी, कि उन्हें एक नक्षत्र ही क्यों मिला है पर्टिकुलरली। क्या अनफिनिश्ड बिजनेस पास्ट लाइफ का था, क्या इस जीवन में पूरा करने आए हैं जी। तो पहले मैं नक्षत्र को आपके लेंस के थ्रू समझती हूँ, फिर हम वन बाय वन हर नक्षत्र की बात करेंगे। जी, देखिए, कोई भी जन्म एक अधूरी कहानी होता है। बिल्कुल। अब अधूरी कहानी का मतलब ये है कि आपकी एक कहानी थी, वो अभी पूरी नहीं हुई थी और फिर आपको एक ब्रेक मिला और आपको दोबारा से वो कहानी कंप्लीट करनी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंटरवल के बाद की जो स्टोरी है वो आपका ये प्रेजेंट जन्म है और इंटरवल से पहले की जो स्टोरी थी वो आपका पिछला जन्म था। सो एक कॉन्टिन्यूटी जी। लेकिन समय के कंस्ट्रेंट की वजह से उसमें ब्रेक आता है। उस ब्रेक को आप प्रलय कहिए या मृत्यु कहिए। जितने भी नक्षत्र हैं वो आत्मा के लिए द्वार हैं। दे आर द डोर्स ऑफ द सोल। और हर नक्षत्र के 4 द्वार होते हैं जिनको हम 4 पदाएं या 4 चरण बोलते हैं। जब भी एक आत्मा आती है तो जैसे आप एक सिनेमा में आप एंटर करते हैं तो उसमें ऑडी 1, ऑडी 2, ऑडी 3 अलग अलग डोर्स होते हैं। तो हर एक के टिकट के हिसाब से, हर एक की जगह के हिसाब से आपको एक रास्ता मिलता है और उस रास्ते से आप गुजरकर आत्मा एक शरीर को धारण करती है और उस शरीर का एक स्पेशल पर्पस होता है।
वो क्या स्पेशल पर्पस है वो आपके प्रारब्ध और आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। और वो जो स्टोर हाउस है जहाँ पर ये सारे कर्म, आपकी पिछली स्टोरी बैठी हुई है, वही नक्षत्र है। प्लैनेट्स जो है, जैसे अगर मैं आपको मॉडर्न टेक्निक में बहुत इजी करके अगर आपको समझाऊं, तो ग्रह की तरह आपसे एक जगह से आपसे के लिए कुछ लेकर आते हैं और आपको वो डिलीवर करते हैं। वो जिंदगी वाले का कोई अपना रोल नहीं होता है। वो जहाँ पर आपने ऑर्डर किया और जो आपने पैसा खर्चा किया, वहाँ से चीज़ उठाकर आपको वो दे रहे हैं। ग्रहों का इतना ही काम है, लेकिन वो घर जहाँ पर उस चीज़ को आप इंजॉय करोगे या आप उसको नहीं इंजॉय करोगे, वो भूलोक है। और जहाँ से आपके लिए ऑर्डर आ रहा है पैक होकर, वो आपके नक्षत्र हैं। सो वो एक पूरा का पूरा बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पर फॉर अ गिवन मोमेंट आपके लिए कोई चीज़ पैक होके आ रही है, आपको उसको खोलना है, देखना है, एंजॉय भी कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और उसके कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो टेक्निकली नक्षत्र जो है वो आपके कर्मों का एक गोदाम है, एक स्टोर है, और आप हर जन्म में कुछ ना कुछ वहाँ से लाकर यहाँ पर भोग रहे हैं। और जो ग्रह हैं वो बेसिकली आत्मा को एक्सपीरियंस देने के लिए ही हैं। दे आर जस्ट अ मीडियम। दे जस्ट अ मीडियम। वंडरफुल। इतना सोलफुल नक्षत्र के बारे में मैंने डिस्कशन कभी नहीं सुना जी। अब आई एम श्योर सर कि हम हर नक्षत्र की बात करेंगे, तो जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जी। तो आप सभी नोट्स बनाइए, अपने नक्षत्र को लिखिए, और जो सर अनफिनिश्ड बिजनेस आपके नक्षत्र के बेसिस पे आपकी पास्ट लाइफ में जो आप अनसेटल्ड कर्मा लेकर आए हैं, जो इस लाइफ का पर्पस है, हम उसकी बात करेंगे। तो सर हम अश्विनी से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको 27 के 27 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं किसी कन्वेंशनल तरीके से आज नहीं बताऊंगा। मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। तो जब आप एक कहानी सुनोगे तो उस कहानी में आप देखना कि आपका किरदार जो है वो कहाँ पर है। ये कहानी है 27 नक्षत्रों की, और इनका जन्म नक्षत्रों का किस पर्पस के लिए हुआ, और वो जो पर्पस है वो आपकी जीवन शैली है, आपका ही पर्पस बन जाता है। मान लीजिए आपकी आत्मा है, उसने एक शरीर छोड़ा, अब वो नया शरीर धारण करने के लिए वेट कर रही है। स्टोरी ऐसे है कि एक जातक था, उसकी मृत्यु हुई, बड़ा अच्छा उसने जीवन अपना बिताया, बच्चे थे, फैमिली थी, परिवार था, अच्छा बिजनेस था। अब जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा ने देखा कि अभी मेरा बेटा जो है वो तो अभी 20-25 साल का है, 30 साल का है, और इसकी शादी होगी और फिर उसका बच्चा होगा। जब उसका बच्चा होगा ना तो मैं जन्म लूँगा, ताकि मैं उसी परिवार में वापस जा सकूं जहाँ पर मैंने इतना बड़ा घर बनाया, गाड़ी बनाई, बिजनेस बनाया। मैं उसी बिजनेस को, उसी गाड़ी को, उसी घर को एंजॉय करना चाहता हूँ। अभी भी अटैचमेंट है। तभी तो मोक्ष नहीं मिला। अगर मोक्ष मिल जाता तो आपके पास इन चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होती। तो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं ना, वो जन्म लेने के लिए एक सही घर में, जहाँ पर आपने बहुत कुछ लोगों के लिए किया होता है, वो वेट कर रहे होते हैं। वो स्विफ्टली यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मेरे बेटे की शादी तो नहीं हुई, शादी होगी, वो प्रेगनेंसी में तो नहीं है, या मेरी बेटी जो थी उसने कुछ ऐसा रास्ता चुना है कि वो मेरे बिजनेस में ही आ गई है, और मेरा जो जवाई है वो भी मेरे बिजनेस का पार्ट बन गया है। तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी की ज़्यादा अटैचमेंट थी मेरे साथ, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी के घर ही जन्म ले लूँ, और वो पहले उसकी लाइफ में बच्चा आने वाला है। तो आत्मा के पास ये फ्री विल होती है कि इतने सारे कर्मों में से आप इस जन्म में कौन से कर्म को आप ख़त्म करना चाहेंगे। वो जो आपकी वेट है, वो जो कॉम्प्लिकेशन है आपकी लाइफ में, वो अश्विनी नक्षत्र है। दैट वेट, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ पर भी अश्विनी नक्षत्र आपकी कुंडली में बैठा होगा ना,
वहाँ पर आपको लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगी। अगर किसी का 5th हाउस में अश्विनी नक्षत्र हो तो उनको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। कोई ना कोई IVF हो रहा है, IUI हो रहा है, बिकॉज दैट सोल इज वेटिंग टू कम। वो जो वेट है, राइट, और एक बार जब वो चीज़ हो जाती है तो सोल क्विकली वहाँ पर आने की कोशिश करती है कि मैं फटाफट से वो जगह ले लूँ। इसीलिए अश्विनी नक्षत्र बहुत स्विफ्ट है, बहुत फास्ट है, इट्स वेरी वेरी क्विक। तो जब एक आत्मा एक ऐसी स्टेज पे है कि उसको जन्म नहीं मिल पा रहा, वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, वहाँ जाना चाहती है, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पा रही, उसके पीछे एक दौड़ है, एक रेस है, एक स्ट्रगल है, दैट इज अश्विनी नक्षत्र। वो वेट अश्विनी नक्षत्र है। तो आप ये देखेंगे अश्विनी नक्षत्र के जो लोग जो जीवन में पैदा हुए हैं वो बहुत फास्ट होते हैं, वो बहुत क्विक होते हैं, वो इधर उधर देख रहे होते हैं कि कहाँ पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, और जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। अश्विनी नक्षत्र मेष में है, एरीज में है, एरीज की एनर्जी को वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, लेकिन वहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं आकर, क्योंकि शनि फास्ट नहीं है, शनि क्विक नहीं है। वो उस लेवल पे, मैं अश्विनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन जनरल मेष की बात कर रहा हूँ, राइट। वहाँ पर जो है आपको क्विकनेस की ज़रूरत है, कॉम्प्लिकेशंस लाइफ में आएंगी ही आएंगी जन्म लेने से पहले। मान लीजिए अश्विनी आपका 7th भाव में आ जाए, आपकी मैरिज से पहले इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे शादी करूँ या यहाँ पर। अश्विनी 10th भाव में आ जाए तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलती रहती है कि शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं कैसे करूँ, राइट। तो कम्युनिकेशन में 3रे भाव में अश्विनी आ जाए तो आपके मन में हमेशा ये टग ऑफ वॉर रहती है कि मैं इससे क्या बात करूं, ये कम्युनिकेशन करूं या वो कम्युनिकेशन करूं। 11th हाउस में अश्विनी आ जाए तो जातक की होप्स, विशेस, डिजायर्स हमेशा भटकती रहती हैं कि दिस इज राइट थिंग फॉर मी, और दिस इज राइट थिंग फॉर मी, और दिस इज राइट थिंग फॉर मी, मुझे ये लेना चाहिए। आप किसी का भी अश्विनी अगर नक्षत्र 11वें भाव में आ जाए, आप उसके साथ शॉपिंग करने के लिए चले जाओ, वो आपको तंग कर देंगे। वो सुबह से शाम तक दे रहे सो मैनी चॉइसेस कि ये कि मैं ये खरीदूं, वो खरीदूं, वो खरीदूं, ऐसे खरीदूं। सो दैट कंफ्यूजन, दैट कॉम्प्लिकेशन जो है वो अश्विनी पैदा करता है। जब एक बार आपका डिसाइड हो गया और आप माँ की कोख में आ गए और आप 9 महीने तक उल्टे लटके हुए हो अपने माँ के पेट में, आप अपनी माँ की जठर अग्नि को देख रहे हो, आप डिपेंडेंट हो अपने मदर के ऊपर, और वहां तक आने के लिए जो आपका पूरा जर्नी रहा, वहां पे यमराज ने आपकी मदद की। यमराज ने बताया कि तुमने ये सिलेक्ट किया है, चलो मैं आपको वहां तक लेकर आया था, छोड़ के भी आते हैं, आप वहां बैठिए, लेकिन 9 महीने आपको गर्भ में रहना पड़ेगा। आप माँ की जठर अग्नि को भी देखोगे और माँ पे डिपेंडेंट भी रहोगे, लेकिन सिक्योर रहोगे। आपके अंदर पवित्रता भी होगी, पवित्र भी रहेंगे। ये सब चीज़ें भरणी नक्षत्र हैं। जब एक आत्मा पहले शरीर को ढूंढ रही थी, अब उस नेटिव की आत्मा को एक शरीर मिल गया, वो शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि भरणी नक्षत्र डिपेंडेंसी को दिखाता है। आप डिपेंडेंट हैं। अगर 11वें भाव में भरणी है किसी की कुंडली में, तो वो सोशल मीडिया, समाज और पब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी सक्सेस, बिकॉज जो भरणी है वो 11वें भाव में गया, राइट। डिपेंडेंसी ऑन द 11th हाउस। अगर किसी का भरणी 7th में आ जाए, डिपेंडेंसी ऑन स्पाउस। अगर भरणी 2nd हाउस में आ जाए, कोई ग्रह नहीं बैठा है, केवल नक्षत्र के बेस पे प्रेडिक्शन चल रही है, किसी ग्रह की बात नहीं की जा रही है। अगर भरणी 2य भाव में आ जाए तो परिवार के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। 8th भाव में आ जाए तो एक्सटेंडेड फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। 9वें भाव में आ जाए तो ऐसे लोग बॉसेस पे, गुरु पे, फादर पे डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि भरणी वो स्थिति है जब आप माँ की पेट में एक ट्रैफिक जैम की तरह फंसे हुए हैं, आप ज़्यादा मूव भी नहीं कर सकते। इसीलिए भरणी में अगर कोई यात्रा अगर आप शुरू करते हैं तो वो डिले हो जाती है। इट्स लाइक अ ट्रैफिक जैम, इट टेक्स टाइम।
वो उतने स्विफ्टली नहीं आप पहुंच सकते जितना कि आप अश्विनी में पहुंच सकते राइट। हो। और भरणी जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है, नरिश करता है, आपको बिना बैठे नरिशमेंट मिल रही है। हाँ। अगर किसी का 10th लॉर्ड भरणी में चला जाए ना, और उसके बॉस जो है वो नौकरी छोड़ के चले जाएं किसी और कंपनी में, वो भी उनके पीछे पीछे ही चले जाएंगे उसी कंपनी में, क्योंकि डिपेंडेंसी थी। ओके। अगर आपका पंचम भाव में हो तो आपके बच्चे आप पे बहुत डिपेंड करते हैं, या आप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे अपनी लाइफ में। चौथे घर में भरनी आ जाए, अपनी माँ के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने जीवन में। सर, आई लव द फैक्ट कि हम हर नक्षत्र के लिए एक मेजर थीम और कीवर्ड डिस्कस कर रहे हैं उनकी लाइफ का। जैसे अश्विनी वेट था, तो भरणी वो डिपेंडेंसी, नरिशमेंट है। देखो अब स्टोरी आपकी जीवन की, मेरी जीवन की स्टोरी तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने पहले एक परिवार को ढूंढा, माँ बाप को ढूंढा, फिर 9 महीने भरणी में अपनी माँ की कोख में रहे, और अब आपका जन्म होने लगा है। जब जन्म होगा तो सबसे पहले आपके एम्बिलिकस कॉर्ड को काटा जाएगा, राइट। वो जो कटिंग है ना, वो कृतिका करती है। कृतिका इज ऑल अबाउट कट्स। कृतिका इज व्हेन यू आर सेपरेटेड फ्रॉम दैट डिपेंडेंसी। आप एक अंधेरे से, आप एक बाहर आ रहे हैं एक सिचुएशन से। आप स्पर्म और ओमम, वीनस भरणी के साथ जुड़े हुए जो हैं, उससे आप अब सूर्य बन रहे हैं। अब आपको लोग देख सकते हैं कि अरे नवनीत पैदा हो गए हैं, राइट। और सबसे पहली चीज, अब आपको रोना आ गया है, आप रोने लगे और आपको भूख लगने लगी है। यू आर वेरी वेरी हंग्री। और जब आपको भूख लगती है तो आपको कोई नजर नहीं आता, आप चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। जैसे ही माँ आपको दूध देती है, आप शांत हो जाते हैं। इसीलिए कृतिका नक्षत्र के जो लोग पैदा होते हैं ना, उनकी डिजायर्स बच्चों जैसी होती हैं। उनको जो चाहिए वो चाहिए अपनी लाइफ में, उसके बिना वो नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बच्चे को अपनी भूख सबसे प्यारी होती है, इसी प्रकार भूख जो होती है वो सिर्फ खाना ही नहीं होती है, सेक्सुअल भूख भी होती है। इसलिए आप देखेंगे कृतिका नक्षत्र के जो लोग हैं वो सेक्सुअली बहुत ज़्यादा हंग्री हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, यू सी, यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर हंगर, नॉट सामने वाला। तो माँ बिजी है, तबीयत माँ की ठीक है या नहीं है, 2 दिन के बच्चे को दूध चाहिए, राइट। वो जो एक कैटेगरी है वो कृतिका है। इसीलिए कृतिका नक्षत्र में मैंने लोगों को देखा है वो बहुत अच्छे CEO, बॉसेस बनते हैं। क्यों बनते हैं? दे विल नॉट बिलीव इन एनी सर्कमस्टांसेस। वो कहेंगे कि मुझे रिजल्ट चाहिए, वो भूख है, मुझे ये चाहिए। आप जैसे मर्जी टारगेट कंप्लीट करें, ये होना चाहिए। तो अगर आप कृतिका में पैदा हुए हैं तो मतलब आप उस वेट और उस स्ट्रगल से निकलकर अभी आप ऐसी सिचुएशन में आए ही थे जहां पर आपको आंखें बंद करके सब कुछ चाहिए। आप आंखें भी नहीं खोल रहे हैं, आप किसी पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि वो आपको दूध ही पिलाएगा। जैसे भगवान कृष्ण ने भी भरोसा किया कि वो आएंगी ताड़का और वो मुझे दूध ही पिलाएंगी, वो जहर नहीं पिलाएंगी, राइट। तो वो जो विश्वास है वो कृतिका नक्षत्र के पास है। अग्नि, प्योरिटी, आपकी जठर अग्नि आपको बताती है कि मुझे भूख लगी है, राइट। तो वो सारी शक्तियां, दैट हंगर टू अचीव समथिंग इन लाइफ, दैट हंगर टू गिव योर बेस्ट। इसीलिए मैंने देखा है कि बहुत सारे शेफ जो हैं वो कृतिका में पैदा होते हैं। अगर आपका प्रोमिनेंट ग्रह कृतिका में है तो ऐसे लोग, लड़कियां बहुत अच्छी कुक होती हैं, राइट, क्योंकि दे आर डीलिंग विद द हंगर। वो छोटा सा बच्चा जो 2 मिनट में ही दूध पीते ही चुप हो जाएगा। तो आपने जन्म लिया, परिवार को ढूंढा, भोजन आपको मिलना शुरू हुआ, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपका जो जीवन है वो 3-3.5-4 साल का हुआ है, और अब आपको अपनी चॉइसेस और टेस्ट्स के बारे में पता लगना शुरू हुआ है। जान रहे हैं। अब आप खुद को जान रहे हैं। आपको म्यूजिक अच्छा लगने लगा है, आप छोटे से 3-4 साल के बच्चे की तरह गाना गाने लग गए हैं। वो नक्षत्र रोहिणी है, राइट, श्री कृष्ण का। आपने बांसुरी बजानी शुरू की, आपको 56 भोग चाहिए खाने में। अब आपको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये भी खाना है। अब आप जिद करने लगे हैं,
आपको प्यार के बारे में पता लगने लगा है कि ये मम्मी है, ये प्यार करती है, ये पापा है, ये प्यार करते हैं, और वो प्यार जो अनकंडीशनल है। रोहिणी एक अनकंडीशनल प्यार का नक्षत्र है, इसलिए रोहिणी कभी किसी को फॉरगिव नहीं कर सकता। आप किसी बच्चे को बोलो ना कि आपको मम्मी ने ये चीज़ नहीं लेके दी, आप माफ़ कर दो, तो बोले मैं क्यों करूँगा, मुझे पहले चीज़ लेके देंगे फिर सोचूंगा। क्योंकि एक अनकंडीशनल प्यार में या तो पूरी माफ़ी होती है या बिल्कुल भी माफ़ी नहीं होती है। अनकंडीशनल प्यार अगर माँ का है तो वो 100% माफ़ करेगी, और अगर वो बच्चे का है तो बच्चा कभी माफ़ नहीं करेगा जब तक कि उसे वो चीज़ मिल नहीं जाती। जो रोहिणी नक्षत्र है, आप ये देखेंगे हर बच्चे को एक यूनिक चीज़ चाहिए। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग कभी भी अपने जीवन में किसी को कॉपी नहीं करते। They are never unique in their copy. own They are ways. unique in their own ways. Okay. उनके विचार, उनके टेस्ट यूनिक होते हैं। हर इंसान का टेस्ट यूनिक होता है। जी। किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई अपने तरीके से बनवाना चाहता है। रोहिणी एक वो 3 से 5 साल की उम्र की आपकी स्टेज है जिसमें आपको लव, इमोशंस, कला, म्यूज़िक, और जब आप 3 से 5 साल के होते हो ना, तो माँ, टीचर, पेरेंट्स, दादा दादी आपसे पूछने लगते हैं कि बच्चा तू बड़ा होके क्या बनेगा, क्या करेगा अपने जीवन में। तो रोहिणी नक्षत्र एक ऐसा है जिस नक्षत्र के लोगों से समाज को और आपकी आसपास की दुनिया को बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट? क्योंकि भगवान कृष्ण से कितने लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने कितने लोगों को जो है बचाया, हर स्टेज पे बचाया। आप अगर रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपको अपने जीवन में मासिस के साथ डील करना पड़ेगा ही, राइट? क्योंकि आप एक वो चांद जैसा चेहरा जिसको हर घर वाला, हर एक इंसान आपके घर का आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहा है। तो मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, यूनिकनेस के साथ आता है, और आपको कला देता है, आपको आपका टेस्ट देता है। जब आपको अपना टेस्ट पता है या सामने वाले का टेस्ट पता है तो आप बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। कलाकार, बहुत कम कलाकार हैं जो अपने लिए गाते हैं, लेकिन बहुत से कलाकार हैं जो भगवान के लिए गाते हैं, जो दुनिया के लिए गाते हैं। जब आपकी गायकी अपने लिए हो ना तो उसका लेवल इतना ही है, अगर वो दूसरे के लिए हो तो थोड़ी और नीचे है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए हो तो बहुत बड़ी गायकी होती है। जब आप डांस भी करें ना तो आप महादेव के लिए करें कि ये जो मेरा है 2 मिनट का जो परफॉर्मेंस है, महादेव आपके लिए या कृष्ण आपके लिए। वो जो एनर्जी उस समय पैदा होती है वो रोहिणी है। आप बच्चे को देखिए, जब वो डांस करता है उसे किसी का ख्याल नहीं होता, इसीलिए वो 4-5 साल के बच्चे को भगवान का रूप बोला जाता है। इसी के बाद सर आता है मृगशिरा। तो मृगशिरा से ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है? मृगशिरा में आप थोड़े बड़े हुए, 5 साल से ऊपर आप चले गए, अब आपके पास चॉइसेस हैं, राइट? आपको क्लास में ये समझ में आया कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। आपके सब्जेक्ट्स बढ़ने वाले हैं, आपकी पढ़ाई बढ़ने वाली है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ने वाली है, और सडनली जो आपकी लिमिटेड सी डिज़ायर्स थी ना कि मुझे ये टॉफ़ी ले दो, ये चॉकलेट ले दो, खिलौना ले दो, सडनली उसमें बहुत सारी रिसर्च आ गई है। आप बहुत ज़्यादा शोध कर रहे हैं, राइट? आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस दिखने लग गई हैं, वो मृगशिरा है। जब आपके जीवन में आपके पास, आपको ये पता लगने लगे कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और उस ऑप्शन में से मुझे एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, तो वो आपके जीवन में मृग तृष्णा को पैदा करता है, राइट? कि मैं ये करूं कि ये करूं, पापा मैं ये गाड़ी खरीदो आप कि वो गाड़ी खरीदो, मुझे इस स्कूल में जाना है या इस स्कूल में, मुझे ये स्पोर्ट्स लेनी है या मैं ये स्पोर्ट्स लूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। तो एक्सपोजर और एक अनफुलफिलिंग डिज़ायर्स का जो ज़रिया है वो मृगशिरा में शुरू होता है। मृगशिरा नक्षत्र के लोगों को देखो, वो हमेशा भटकते रहेंगे, एक क्वेस्ट में होते हैं 24 घंटे। या मुझे ये, आप देखो ना 6 से 12 साल की आयु का अगर कोई बच्चा हो तो वो हमेशा एक क्वेस्ट में आपको नजर आएगा। ही इज ऑलवेज सर्चिंग समथिंग, हमेशा उसको एक चाह होती है। अब जब आप
वो क्वेस्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपकी आयु 12 साल की हो चुकी होती है। और उसके बाद आता है आर्द्रा। आर्द्रा, राहु का जी, नक्षत्र। अब ये देखिए, जब आप 12 से 18 साल की आयु में होते हैं ना, तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों की गलतियां पकड़ने लगते हैं और उनको बताने लगते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं। और कलयुग में जब भी आप किसी की गलती बताओगे ना कि आप यहाँ पे गलत हो, तो आप इमेजिन करिए कि एक तूफान आने वाला है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है जिसमें चीखना, चिल्लाना और रोना है। आर्द्रा नक्षत्र बहुत टर्बुलेंट नक्षत्र है। अभी अगर मान लो आपका कोई बहुत अच्छा मित्र है और आप उसको बोलो कि तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो, या आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, और आप उनको बार बार पॉइंट करो कि आपकी गलती है, आप गलत हैं यहाँ पर, तो उसका मतलब है कि झगड़ा होने वाला है, राइट। और वो बहुत, क्योंकि आज की डेट में 99% लोग आपको डिफेंसिव मिलेंगे अपने जीवन में, उनके दरवाजे बंद हैं, राइट। कोई भी हेल्दी प्रोडक्टिव फीडबैक्स के लिए अपने दरवाजे खोलता ही नहीं है। अब देखो ना, माँ पार्वती वो यज्ञ में जा रही हैं और अपने पिता को चीख चीख के कह रही हैं कि आपने मेरे महादेव को क्यों नहीं बुलाया, राइट। वो अपने पिता को ही अपनी गलती बता रही हैं कि ये क्या आप कर रहे हैं। और वो तूफान इतना बढ़ जाता है, वो इतनी पोटेंसी टर्बुलेंस की बढ़ जाती है कि आप खुद को ही भस्म कर लेती हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र वो 12 से 18 साल की एज की आयु है, जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको अगर टोकते हैं तो आप उनको गलत बोल रहे हो। 16-17 साल का, आप मुझे कैसे कर सकते हो, राइट। एक 16 साल की एक वो बच्ची जिसको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, उसकी कॉन्वर्सेशंस को अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इमेजिन करिए। दैट इज आर्द्रा नक्षत्र। तो आर्द्रा नक्षत्र वाले लोगों को मैं एक सजेशन दूंगा कि वो महादेव की भक्ति करें और मेडिटेट करें, नहीं तो उनका हाल सती जैसा होगा कि आप सारी जिंदगी गुजार देंगे दूसरों को करेक्ट करने में और उनको बताने में कि वो गलत हैं। इवेंचुअली उसका सारा नेगेटिव इफेक्ट आप पे ही आएगा, बिकॉज यू आर द वन हु इज गोइंग टू सफर। देखिए, अगर आपको पता हो कि ये चीज गलत है तो आप उसको नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे वही चीज देख रहा हूँ लेकिन मुझे ज्ञान ही नहीं है कि वो गलत है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। तो आर्द्रा नक्षत्र ज्ञान का नक्षत्र है। आर्द्रा देखिए, 12 से 18 साल की आयु में आप मैक्सिमम नॉलेज को अटेन करते हैं। सारी टेक्नोलॉजी, सारी टर्बुलेंस, सही गलत, ये सब चीजें आपको आर्द्रा नक्षत्र में सीखने को मिलती हैं। अब आप आर्द्रा से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आपकी एज है 18 से 20-21 साल की एज, जिसमें आपको ये भी डिसाइड हो चुका है कि आपका 12th के बाद सब्जेक्ट्स क्या होंगे। 18 साल का बच्चा 12वीं का एग्ज़ाम देकर अपने नए ग्रेजुएशन में जा रहा होता है और उसको ये पता लगता है कि अब मैं स्टेबल हूँ और मुझे बहुत से टीचर्स को, लोगों को सुनना है और अपनी जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आनी है, और यहाँ से मुझे एक नौकरी की प्रिपरेशन करनी है, करियर। 12वीं तक कुछ बच्चे सीरियस नहीं है, लेकिन 12वीं के बाद इमीडिएटली आपका मेंटल लेवल जो है वो प्रोफेशन और पब्लिक और समाज की तरफ बढ़ जाता है। खुद की आइडेंटिटी बनानी है। खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए यही पुनर्वसु है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग हैं वो समाज के लिए हैं। भगवान राम, श्री राम का नक्षत्र था, राइट। तो वो स्टेबिलिटी, मतलब इतने तूफान के बाद की जो शांति है, धीर गंभीर जो शांति है, वो पुनर्वसु है। और पुनर्वसु लोग जो हैं अपने जीवन में, मैंने देखा है, बहुत त्याग करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, क्योंकि उनका मन होता है कि मैं अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो उसको दे दी जाए, उसकी मदद की जाए। हेल्पफुल लोग होते हैं। ऑन द सेम टाइम पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स लेकर आता है। जैसे बार बार आपके साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, राइट। आपको एग्ज़ाम देना है, आपको आगे बढ़ना है। कॉलेज की रूटीन देखिए कभी कभी कितनी मोनोटनस हो जाती है। सेम कॉलेज, सेम टीचर, सेम ही कॉलेज के अंदर जगह होती है जहाँ पे आपके जाके बैठते हैं। आपका एक पेट बेंच होता है कि अगर नवनीत बैठे हैं तो वो तीसरी रो में यहाँ बैठे होंगे,
तो आप जाकर देख लीजिए, ये सारी थीम पुनर्वसु की है। अब आपको ग्रेजुएशन हुई आपकी और आपकी नौकरी लगी, नौकरी से आपको पहली सैलरी मिली, आप फटाफट गए, आपने कुछ माँ के लिए खरीदा, कुछ पिताजी के लिए खरीदा, कुछ बहन के लिए खरीदा, कुछ दादी के लिए खरीदा और कुछ पैसे अपने जेब में रखे। जब आपने पहली बार ये सोचा कि मैं किसी के लिए कुछ खरीदूंगा, किसी को कुछ दूंगा, तो पुष्या नक्षत्र आ जाता है, गिविंग नरिशमेंट टू अदर्स। पुष्या नक्षत्र की जो कहानी है, 23 से 24-25 साल तक आपकी फर्स्ट सैलरी, आपका फर्स्ट पैसा, जिसे आपने माँ को सूट लेके दिया, बहन को चांदी का कंगन लेके दिया, पिता को जो है एक अच्छी सा चश्मा लेकर दिया, राइट, दादी के लिए आप अच्छी सी बेडशीट लेकर गए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये जो नरिशमेंट, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ नरिशमेंट है, जो माँ को एक फीलिंग होती है दूध पिलाकर, या गाय को, संसार को जो दूध देकर नरिशमेंट होती है, ये सब कुछ पुष्या है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब आप किसी को नरिश करने लगते हैं तो ये हमारा एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप थोड़े से एरोगेंस हो जाते हैं, कि मैं तुम दे सकता हूं, एरोगेंट हो जाते हैं, देने का मैं दे सकता हूँ, देने का भाव आपको एरोगेंट बनाता है। इसलिए आप देखेंगे कि पुष्या नक्षत्र के लोगों को कभी कभी बचपन से ही एक नेचुरल एरोगेंस होती है उनके अंदर, बिकॉज उनको लगता है कि दे हैव गिवन अ लॉट एंड दे आर गिविंग अ लॉट। तो वो एरोगेंस से बचना पुष्या नक्षत्र की सबसे बड़ा कार्मिक लेसन है कि आप दें, लेकिन उस देने में एरोगेंस मत लेकर आए। एरोगेंस ही पुष्या नक्षत्र को एक प्रॉब्लम देती है, राइट। तो अब आपने समाज को भी दे दिया, घर को भी दे दिया, एरोगेंस को भी समझ लिया। अब हम 9वें नक्षत्र की तरफ बढ़ते हैं पुष्या के बाद, जिसको क्या बोलते हैं? अश्लेषा। जी। तो अश्लेषा नक्षत्र में अब आपने नौकरी की, कॉलेज किया, माँ बाप को कुछ दिया, आप ना 27-28 साल के हो गए हैं। अब आपको शादी करनी है। और ये नक्षत्र जो है ना अश्लेषा, ये शुक्र का, बुध का नक्षत्र है। अब ना ये जो बुध का माइंडसेट है ना यहाँ पर, वो एक तरफ तो दिल तो बच्चा है जी, लेकिन उसको ये पता है कि आपको बचपन से ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि शादी का जो लड्डू है ना, जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता वो भी पछताता है। तो आपको ना ये जो 25-27 की आयु से लेकर 30-32 साल की आयु का जो समय है ना, वो अश्लेषा के पास है। आपको लोग बताते हैं कि देखो उसकी शादी हो गई, वो कितनी सुखी है, वो देखो लड़का सेटल हो गया अपनी लाइफ में, वो कितना सुखी है। तो आपके भी मन में आता है कि हाँ भाई बात तो सही है कि उनको अच्छा खाना मिलता है और प्यार मिलता है, बच्चे हो गए हैं, उसकी समाज में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप उसकी तरह चाहते हैं कि आपको उसके जैसा लाइफ पार्टनर मिल जाए और आप सेटल हो जाएं। अश्लेषा नक्षत्र ना आपको कॉपी कैट बनाता है। आप चीज़ों को कॉपी करने की कोशिश करते हो कि इसके पास ये गाड़ी है, मैं भी ऐसी गाड़ी लूँगा, उसके पास वहाँ पर फ्लैट है, एक दिन मेरा भी यहीं पे फ्लैट होगा, एक दिन मेरा भी ऐसा हस्बैंड होगा, एक दिन मेरी भी वाइफ ऐसे होगी। सो यू वॉन्ट टू कॉपी दीज थिंग्स इन अश्लेषा। अच्छा, कॉपी के साथ साथ एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, आपको ना कई रिश्ते ऐसे निभाने पड़ते हैं जो जहर हैं, और आप उस जहर को भी ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करते हो। जैसे आपकी शादी हुई और शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ कि जिससे मैंने बहुत प्यार किया है ना, और इतना लड़के मैंने शादी की है, उस इंसान में ये कमियां हैं, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि कमियां तो है, लेकिन मैं फिर भी उससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो आप उस जहर को ना अपने कंठ में लेकर बैठे हो और आप उसको जी रहे हो, आप, और अपने आप को कमिट करते हो कि मैं पूरी जिंदगी ये कमियों के साथ भी इस इंसान का साथ नहीं छोड़ूंगी या साथ नहीं छोड़ूंगा। वो अश्लेषा नक्षत्र है। इसीलिए इसके जो देवता हैं वो नागाज हैं। नागा के पास क्या है? बहुत बहुत पॉइजन उनके अंदर, और अपने अंदर वो नाग देवता पॉइजन लेकर अपने पूरे साम्राज्य की रक्षा कर रहे होते हैं और किसी को कुछ नहीं कहते हैं। आप सोचिए कि आपके कंठ में जहर हो और पूरा जीवन आपको उस कंठ में जहर के साथ गुजारना हो,
How तो आपका powerful. कैसा जीवन होगा आपका। तो वो 25 से 32 साल की जो आयु है ना, ये वही आयु है जहाँ पर आपको इतने जहरीले लोग आपके आसपास मिलेंगे, उनके बीच में भी आपको रहना पड़ेगा, आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे अपने जीवन में। और उसके बाद 32 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको अपने जीवन में एक ठहराव आता है और आपका फोकस थोड़ा सा चेंज होने लगता है। और बताइए वो कौन सा नक्षत्र है? मघा. मघा। मघा. देखो हाँ. यहाँ पर अश्विनी से अश्लेषा में 9 नक्षत्रों की सीरीज पूरी हुई, Yes. लेकिन अभी आप 30-32 साल के ही हुए हैं। हम दूसरे और फेज में एंटर कर रहे हैं आप. और जो लोग जिन जिन नक्षत्रों में पैदा हुए हैं, उनकी सोल जर्नी का मतलब ये है कि अश्लेषा में जो पैदा हुआ, उसका सोल जर्नी का यही पर्पस है कि वो बहुत कुछ लोगों को देख देख कर सीखेंगे, कॉपी करेंगे, लेकिन उनको बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में भी रहना पड़ता है अपने जीवन में, राइट। तो हर एक स्टोरी का वो जो बच्चा जो जन्म लेने के लिए एक आत्मा जो थी उसकी एक शरीर को ढूंढ रही थी, अश्विनी से अश्लेषा तक, अब वो बच्चा पिता बनने के लायक हो गया है। उसको लगता है कि मुझे जीवन में ना बहुत कुछ करना है, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरा जन्म जो है ना वो छोटी चीज़ें करने के लिए नहीं हो। मैं थक गया हूँ 32 साल तक, मैंने पढ़ाई भी की, शादी भी की, माँ बाप को भी सब कुछ लेके दिया, घर भी बना लिया, गाड़ी भी बना ली, अब मुझे कुछ बड़ा करना है। आई वॉन्ट टू मेक इट लार्ज। लेकिन जैसे ही वो लार्ज करने लगता है ना, तो उसके घर में उसका अपना ही बच्चा जन्म ले लेता है जो उसका एंसेस्टर होता है। इसीलिए मघा को इंसेस्टर्स का नक्षत्र कहा जाता है। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? मघा नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं ना, वो एंसेस्टर्स हैं, उनकी एंसेस्ट्रल थीम है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा प्लैनेट मघा में है। तो ऐसे लोगों का ना जीवन में इनिशियल लेवल पे एक बहुत ठहराव वाला जीवन बीतता है, ऑर्डिनरी जीवन। और उस ऑर्डिनरी जीवन से अचानक वो एक मन में एक ऐसा करते हैं कि मुझे कुछ बहुत बड़ा लाइफ में करना, और वो बहुत बड़ा करते भी हैं। और जो बहुत बड़ा उन्होंने किया होता है, उनको अपने ही हाथों से खराब भी कर लेते हैं। खराब भी कर लेते हैं। जैसे आपने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों को जन्म देंगे, हम बड़ा बिजनेस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 35, 36, 37 साल के होते हो आप बच्चों के लिए लिबरल होने लगते हैं, राइट। आप कर्म विपाक संहिता की स्टोरीज पढ़िए, उसमें महादेव कहते हैं कि ये इंसान था, इसके दोनों बच्चे खराब थे, एक गैम्बलर था और एक चोरी करता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए मघा नक्षत्र के लोगों को अपने परिवार, अपनी फैमिली, खासकर अपने बच्चों के लिए बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि मघा नक्षत्र की एक क्वालिटी है कि यू मेक समथिंग फॉर योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ योर थिंकिंग एंड मघा नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र है जो किसी पे ब्लाइंड फेथ करता है। अच्छा। और मघा नक्षत्र वालों को मैं हमेशा बोलूँगा कि किसी पे भी ब्लाइंड फेथ करने से पहले 10,000 बार सोचिए, क्योंकि जब आप कलयुग में बैठ के ब्लाइंड फेथ करेंगे, तो चाहे अपने भाई के साथ, सगे भाई के साथ भी अगर आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंशन को एक बार ज़रूर चेक करें, अगर आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट मघा में है। अदरवाइज आपकी सक्सेस, आपका जो थॉट प्रोसेस था वो डिले होता जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा है, लेकिन क्या आपकी कुंडली में उतना दम है कि उस लेवल तक आप पहुंच सकें? तो वो 32 से 35-36 साल की आयु में डिसाइड हो जाता है। इसलिए बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आपका जो क्वांटम ऑफ सक्सेस है 80% लोगों का वो 36-37 साल की आयु तक पता लग जाता है कि ये किस लेवल पर जाएंगे। आप 40-50 साल में रिटायर होने वाले हैं, या आपको 60 साल की उम्र में भी काम करना पड़ेगा, जिससे इससे ज़्यादा कोई सैड चीज़ हो ही नहीं सकती कि आप 60-62 की साल में भी 2 वक्त की रोटी के लिए काम करें। दिस इज़ वेरी वेरी सैड। तो अब जब आप मघा से आपकी कुंडली ने आपका साथ दिया, आपके भाग्य ने आपका साथ दिया, आप एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे आपने चीज़ों को क्रिएट कर लिया, मघा की तरह जो लोग करते हैं मघा में। अब एक प्रॉब्लम आती है उन लोगों को, आपने कभी कोई बहुत
ओवरली सक्सेसफुल, जिसको नई नई सक्सेस अभी मिली हो, उसको कभी मिलना, उसकी एक नेचर को ऑब्जर्व करना कि वो ना चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं, अपनी इमेज को लेकर समाज में उनकी छवि कैसी है उनको लेकर बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं। पिकूलियर, जो सबसे पिकूलियर नक्षत्र है वो पूर्व फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में हम आगे मघा के बाद जी। तो आप ये देखिए, आप किसी को भी, आप अपनी एज के बारे में, आप अगर इस स्टेज से गुजर रहे हैं, आप मेरे से अगर आप रिलेट कर सकते हैं, 38 ईयर से लेकर 42nd 43rd ईयर की एज में ना आप बहुत पर्टिकुलर हो जाते हैं कोई चीज़ों को लेकर कि मुझे ये एम्प्लॉय चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पर्टिकुलर घर पे हाउस हेल्प चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे इसी पर्टिकुलर मंदिर में जाके शादी करनी है, मुझे यहीं पे पर्टिकुलर हनीमून पे जाना है। यू सी, अगर आप का 7th हाउस में या आपका 7th लॉर्ड कुंडली का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाए तो ऐसे लोग अपनी मैरिज को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अगर पंचम भाव का स्वामी पूर्व फाल्गुनी में आ जाए तो ऐसे लोग बच्चों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं। 10th लॉर्ड आ जाए तो जॉब को लेकर आपकी पर्टिकुलरिटी, पिकुलियरनेस जो है, यही चाहिए वो बढ़ जाती है। तो जिस भी हाउस में आपका पूर्व फाल्गुनी या जो भी प्लैनेट उसमें बैठा है उस एरिया को लेकर आप इनफैक्ट अगर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, आप अपना कुंडली खोलिए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र देखिए कि किस भाव में है, आप उस चीज के लिए पर्टिकुलर हैं अपनी लाइफ में। राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका पूर्व फाल्गुनी 3rd हाउस में आ जाता है, राइट, 3rd हाउस जो है वो सेक्सुअलिटी का हाउस है। ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर सेक्सुअलिटी के लिए बहुत पर्टिकुलर होते हैं जिनका पूर्व फाल्गुनी 3rd हाउस के अंदर है। दे जस्ट कांट गो एंड स्लीप विद एनीवन, दे कैन नॉट डू इट। राइट, अगर चौथे घर में है तो परिवार, हाउस, आपका जो घर है किस तरह का घर होगा उसके लिए आप बहुत पर्टिकुलर बन जाते हैं। पूर्व फाल्गुनी एक अच्छे कर्मों के रिजल्ट लेने का नक्षत्र है, लेकिन जो आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर बना देता है हर चीज के लिए। राइट, अगर 11वें भाव में पूर्व फाल्गुनी हो तो आपकी होप्स, विशेस, डिजायर्स बड़ी पर्टिकुलर होती। राइट, अब जब आपने पर्टिकुलैरिटी, पिकुलैरिटी को आपने देखा, आप आगे बढ़े तो आपको ये रियलाइज हुआ कि आपके जीवन में ना आपने बहुत पर्टिकुलर होके देख लिया, मज़ा नहीं आया, अब मुझे शांति रखनी है, सोबरनेस, काम, कंपोजर के साथ। अगर कुछ नॉन पर्टिकुलर लोग भी मेरे जीवन में आ रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये उत्तर फाल्गुनी है, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लेसन देता है जीवन के। आपको अपने जीवन में ना कैप्टन कूल बनना पड़ता है। और अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का चार्ट देखो ना तो उसकी कुंडली में प्रोमिनेंट प्लैनेट्स उत्तर फाल्गुनी में हैं। उत्तर फाल्गुनी आपकी आरूढ़ को भी रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपके सामाजिक जो आपका स्टेटस या दायरा होगा ना उसको रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है समाज में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट का जो टाइम होता है जब आपको बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो 45 to 50 ईयर्स का एज सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट, या आप सोसाइटी में आपने इतनी मेहनत कर ली, आप 45-50 साल के हो गए, समाज में इज्जत कितनी है या समाज में आपकी छवि कैसी है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में अगर आपके बेनिफिक ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा है, शुक्र है, राइट, या बुध है, तो लोग आपको बहुत सॉफ्ट और अच्छा मान सकते हैं, लेकिन आप अंदर से अच्छे होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर मेलेफिक ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, तो लोग आपको बहुत बड़ा विलेन समझ सकते हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आपकी सामाजिक छवि है। राइट, आप ये देखिए ना कि अब आप विराट कोहली को ही ले लीजिए, उनका जन्म नक्षत्र शायद उत्तर फाल्गुनी है, तो कितने अग्रेसिव दिखते हैं ग्राउंड के ऊपर, लेकिन अंदर से उतने ही शांत, कंपोज्ड अपनी फैमिली लाइफ के अंदर। तो आपके आरूढ़ लगन को दिखाने वाला कि आप कैसे, या आपकी जो सामाजिक रेपुटेशन है उसको दिखाने वाला उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है। तो आप देखना जो लोग उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा होते हैं, एक तो
उनकी छवि से आप उनको कभी पहचान नहीं पाएंगे। मतलब ऑपोजिट दिखते हैं, जो वो एक्चुअली में है उससे मेलेफिक अलग और दिखते बेनिफिक हैं। ग्रह पे डिपेंड ओके, करता है, ओके। राइट। और दूसरी बात, वो अपनी सामाजिक छवि के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। तीसरी बात, आई मीन दे कैन बी वेरी कूल, यू नो, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी वो बहुत शांत होके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए उत्तर फाल्गुनी वन ऑफ माय फेवरेट नक्षत्र भी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को डिफ़िकल्ट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में बड़ा शांत देखा है, बहुत कंपोज्ड देखा है। और जब आप वो कला सीख लेते हैं, आप 50-52 साल के हो गए हैं, तो आप एक स्टेप आगे एक अगले नक्षत्र की तैयारी करते हैं। वही एक छोटा सा बच्चा जो आत्मा जो एक शरीर को ढूंढ रही थी, आज वो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में 50 साल के आसपास का हो गया है। उसने पूरा जीवन माँ बाप देना, नरिशमेंट, शादी, बच्चे, कुछ बड़ा करना, फिर पर्टिकुलर बन जाना अपने जीवन में, और अब शांति की तरफ बढ़ना। तो अब वो आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ की एक अगली स्टेज शुरू होती है, और वो स्टेज है हस्ता नक्षत्र की। अब ये जो हस्ता नक्षत्र है ना, आप जब काम हो जाते हैं, कंपोज हो जाते हैं, तो आप ना चीज़ों को डिज़ाइन करने लगते हैं। हम हस्ता नक्षत्र के अंदर, हस्ता नक्षत्र में आप एक्चुअली स्किल्ड होते हैं, जाके आपको कला का पता लगता है। आपको ना ज़िंदगी सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिखाती है, और उसमें से बाहर कैसे आना है ये हस्ता को पता है। तो आपकी लाइफ में ना जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किसी ऐसे इंसान के पास जाना जिसकी 53-55 ईयर की एज हो, और उसके प्रोमिनेंट प्लैनेट्स हस्ता नक्षत्र में बैठे हों। वो आपको बता देगा कि इस सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हो। मैंने देखा है, हस्ता नक्षत्र के लोगों को सबसे डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, एंड दे आर एबल टू कम आउट ऑफ इन फ्लाइंग कलर्स विद दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि आपके पास कला है। इमेजिन करिए कि आपको इंद्रलोक में पूरी इंद्र नगरी बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया है कि आप उसको डिज़ाइन करो और आप उसको बनाओ, तो वो तो विश्वकर्मा ही बना पाएंगे। वो तो ऐसे हैं जिनके पहली बार अगर आप उनका कोई प्रोजेक्ट आप देखोगे तो बोलोगे हाँ अच्छा है, बहुत बढ़िया है, राइट, और आप इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए मैंने देखा कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पे अगर कोई काम कर रहा है, वो हंसता है, क्योंकि वो स्किल्ड है, उनके वो पास स्किल्ड है, उसके पास अपने हाथों से काम करने का एक स्किल है, और उनके पास काम है, कंपोजर है, उसके पास उन्होंने कुछ बहुत बड़ा भी किया होता है अपनी लाइफ में। जैसे सपोज करिए कि मैं किसी सॉफ्टवेयर को बोलूं कि आप ये डिज़ाइन करें। अब मान लीजिए कि इंसान कहता है हाँ जी नवनीत, मैंने ऐसे 4-5 सॉफ्टवेयर बनाए हैं, आप मुझे दे दीजिए, आई कैन हैंडल दिस प्रोजेक्ट। वो हंसता है, राइट। सो द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस नाउ यू आर एबल टू हैंडल। अब आपको वो प्रोजेक्ट तो मिल गया, अब उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है उसकी प्रेजेंटेशन लेकर आप अपनी मैनेजमेंट के पास गए। आपने इन्वेस्टर्स को लाना है, तो आपने एक प्रेजेंटेशन को डिज़ाइन किया, बड़ा सुंदर बनाया, उसमें कला डाली, ग्राफिक्स डाले, उसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रेजेंट किया। लेकिन पहले स्टेज पे उसको कहा गया कि इतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट वेरी गुड। ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये चित्रा के पास है। चित्रा ना वो कलाकार है जिसको पहले कोई एक्सेप्ट नहीं करता, और चित्रा परफेक्शनिस्ट है। उसको हर चीज़ हाईएस्ट परफेक्ट लेवल पे प्रेजेंट करनी है, और आपकी सोच से 4 गुना आगे जाना है। आप स्टीव जॉब्स की बात ले लीजिए, आप स्टीव जॉब्स की कभी कुंडली खोलकर देखना और मुझे बताना कि उनका क्या चित्रा नक्षत्र में है। टू अ लेवल वेयर उन्होंने अपनी टीम को बोला कि मुझे इस लेवल का आईफोन चाहिए, तो उन्होंने बोला ऐसा आईफोन तो बन ही नहीं सकता है। बोला नहीं, बन सकता है, हम बनाएंगे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ चित्रा, द डिजाइन पार्ट, वो कला। आप देखो चित्रा नक्षत्र में लोगों को अगर कोई सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, कला का शौक है ना, तो वो ऐसे नहीं करेंगे, वो सीखेंगे,
उसको एक हाईएस्ट लेवल पे परफेक्शन उसकी अचीव करेंगे और फिर वो परफॉर्म करेंगे। जैसे घर पे एक बच्चा पैदा होता है, वो कहता है मैं डांस करना चाहता हूँ, अपने जीवन में डांसर बनना चाहती हूँ। तो पेरेंट्स का पहला रिएक्शन क्या होता है कि ये भी कोई काम है, राइट? इससे क्या करियर? दैट इज द थीम ऑफ चित्रा। जब आप 55 साल के, आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, उसका डिजाइन किया, आप मैनेजमेंट के पास गए, बोले वी डिड नॉट लाइक दिस डिजाइन। आप 60-70 मैनेजमेंट्स के पास गए, फिर एक मैनेजमेंट ने आपके डिजाइन को ओके किया और वो सुपर सक्सेस बन गया पूरे वर्ल्ड का। दैट इज चित्रा। चित्रा नक्षत्र जो है वो आपको कला देता है, डिजाइन देता है, और ना आपके जीवन का ना आधा हिस्सा हो जाता है यहाँ से। वो लगता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करके लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट भी किया उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू और इन्वेस्ट भी करवाया। अब मैं इस स्टेचर पे पहुंच गया हूँ कि अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा अगर मेरे से कोई फालतू बात करेगा। और मुझे मेरी प्रेजेंस हर जगह चाहिए, मेरा नाम हर जगह होना चाहिए, और जहाँ पर भी कोई मुझे दबाने की कोशिश करेगा मैं वहाँ से चला जाऊँगा, मैं सफोकेटेड फील करूँगा। ये स्वाति नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र वायु है, और वायु पे जब भी आप प्रेशर क्रिएट करेंगे वो ब्लास्ट करेगी। स्वाति नक्षत्र के लोग प्रेशर में नहीं रह सकते, और वो किसी की सुनेंगे लेकिन प्रेशर में नहीं रहेंगे। ये वो एज है 58, 59, 60। आपने कभी एक नियर टू रिटायरमेंट कभी किसी ऑफिसर से बात की है? 2 साल या 1 साल के उनके पड़े हो, अगर उनके टॉप बॉस का भी फोन आ जाए ना तो बोले हम प्रेशर नहीं लेंगे सर, मेरे तो 6 महीने ही पड़े हैं, आपका पूरा टाइम पड़ा हुआ है, मैं तो अपने हिसाब से ही काम करूंगा। ये स्वाति नक्षत्र है। वो हर जगह पेनिट्रेट कर जाएंगे, हर सिचुएशन को वो देखना जानते हैं, लेकिन आप उन्हें दबा नहीं पाएंगे, आप उन्हें सफोकेट नहीं कर पाएंगे। वो हनुमान जी की तरह हर जगह आपको विराजमान मिलेंगे। लेकिन स्वाति में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप एक फ्री सोल हैं। ऐसे लोगों का स्ट्रेट प्रेडिक्शन है कि आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद जॉब नहीं बिजनेस करें, क्योंकि जॉब में स्वाति नक्षत्र का इंसान अपनी मर्जी से काम करेगा, प्रेशर फील करेगा। और अगर आप बिजनेस में आ जाते हैं बीइंग स्वाति, तो ये आपको सुपर सक्सेस देता है, मेगा सक्सेस देता है। अब आप 60 के हो गए, याद करिए कि आत्मा शरीर ढूंढ रही थी और अब आप 60 के हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम किया, डिजाइन किया, सबसे कम रिसोर्सेज में आपने बेस्ट रिजल्ट दिए, उसको हस्ता बोलते हैं। सबसे अनकन्वेंशनल सोच के बाहर डिजाइन बनाए, उसको चित्रा बोलते हैं। अब आपसे किसी की छोटी सी बात भी सही नहीं जा रही, उसे स्वाति बोलते हैं। अब आप एक कमरे में बैठे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ सही जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। इंद्र और अग्नि की लड़ाई चल रही है। इंद्र अग्नि, इंद्र मेरी ये डिजायर्स, अग्नि कहती है कि मुझे सब कुछ छोड़ना है एक दिन, मैं क्या करूं, मैं जीवन को कैसे आगे बढ़ाऊं। यहाँ पर विशाखा नक्षत्र का जन्म होता है, जहाँ पर चंद्रमा नीच के हो जाते हैं चौथी पदा में, राइट। उनको मन को ही नहीं पता। आप किसी रिटायर्ड पर्सन से पूछिए, वो बोलेगा नवनीत जी मैं आगे जॉब करूं या रिटायर्ड लाइफ जीऊं, मैं आगे बिजनेस करूं या शुड आई स्पेंड टाइम विद माय चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। एक कंफ्यूजन एक कंफ्यूजन, या कोई मैं सोशल सर्विस का काम करूं, या नवनीत जी मैं ज्योतिष सीखूं, या मैं पूरा अपने पैसों को यूज करके भ्रमण करूं पूरा, और सारी यात्राएं सारे ज्योतिर्लिंग करके आऊं। ये सवाल होते हैं 60-62। या मैं बिजनेस छोड़ के कुछ नया कर लूं, मैं थक चुका हूं ये करके, एक छोटा सा प्रोजेक्ट मिल रहा है उस पर काम करूं। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 60-62। मेरे बच्चों की शादी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटे छोटे बच्चे जो आपने पैदा किए थे वो 25-30 साल के हो चुके हैं। और विशाखा नक्षत्र में आपको समझ में नहीं आता कि मैं अपने बच्चे की शादी इस लड़के से करूं या इस लड़की से करूं, क्या सही क्या गलत। वो जो टग ऑफ वॉर है ना, कश्मकश, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इज विशाखा नक्षत्र। और उस राइट रॉन्ग में आपका मन हार जाता है। अब आपने बहुत कोशिश की
कि क्या सही है क्या गलत है जानने की, लेकिन एंड में आपको रियलाइज़ हुआ कि मुझे सबको साथ लेके चलना है। मैं ज़्यादा सोचूंगा ना तो मैं कहीं सही लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। मेरी बेटी है, वो कह रही है कि मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, मेरी पत्नी भी तैयार है उसके लिए और समाज भी तैयार है। तो एक काम करते हैं, मैं इन सब को कलेक्टिवली लेके अपने मन को थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ता हूँ। जब आपका जन्म लोग, समाज और कलेक्टिव चीज़ों के लिए कुछ करने के लिए आपका जीवन आए, तो आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में होता है। अनुराधा इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स सर्कमस्टेंशली। जैसे किसी का सप्तम भाव में अगर अनुराधा नक्षत्र आ जाए तो वो शादी अगर करेंगे ना तो वो जो है समाज को मद्देनजर रख के कि यार करनी ही है शादी, कर लेते हैं शादी, राइट। हो सकता है उनका अपना मन ना हो, लेकिन वो समाज को दिमाग में रखकर, सोसाइटी के प्रेशर को रख के शादी कर लेंगे। उनका कलेक्टिव गोल ज्यादा होता है। अगर 10th हाउस में हो तो दे आर ग्रेट टीम लीडर्स, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलेंगे। आप टेक्निकली जो भी करते हो एक कलेक्टिव रीजन के लिए जब आप करते हो ना, वो आपका लाइफ है 60 to 65। बच्चों को, दादा दादी जो हैं वो अपने पोता पोती को, अपने जो पैदा किए हुए अपने बच्चे, उनको सारे रिश्तों को साथ लेके चलते हैं। आप किसी 60-65 ईयर से बोलो, वो बोले नहीं किसी को नाराज़ नहीं करेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। बोलेंगे हमारी इनसे बनती नहीं, तो कोई बात नहीं। आपका मन अच्छा नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप फिर भी साथ लेके चलो, कोई बात नहीं, धैर्य रखो। ये अनुराधा है। जब आपकी बच्चे की शादी हो गई, आपके पोते धोते भी बड़े हो गए, उनकी शादी का भी एक समय आने लगा, अब आप अकम्प्लिश्ड फील करते हो और आप अपने परिवार के लिए इतने पॉजेसिव हो जाते हो कि आप किसी भी हद तक जा सकते हो। यही ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये वो समय आता है जब आप विल लिखने की कोशिश करते हैं कि मैं विल करूं कि ये किसका होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन है। तो वो जो एज है ना, वो 65 to 70 की एज है, जहाँ पर आपको सारी ज़िंदगी, जब आपका जन्म होता है तो आप ओवरली पोजेसिव जो है आपका जन्म है। जहाँ पे भी आपका ज्येष्ठा बैठा है, आप वहाँ पर ओवरली पोजेसिव हो जाएंगे और आप यही चाहेंगे कि इस चीज़ को कुछ होना नहीं चाहिए। अगर किसी का ज्येष्ठा चतुर्थ भाव में है तो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत पॉजेसिव होता है। अगर पंचम भाव में है तो वो अपने बच्चों के लिए वो लोग बहुत बहुत पॉजेसिव होते हैं और वो लीडर बन जाते हैं। वो सामने आके खड़े हो जाते हैं कि इनको कोई टच नहीं कर सकता। इसलिए उनके घर में उनके ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से घर के अंदर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े कला कलेश होने लगते हैं। और फिर वो जब आप 70s में होते हो ना, तो आपकी एक अजीब सी जिज्ञासा जागती है कि आप हर चीज़ को अब डीपली समझना चाहते हो और इतने रूट कॉज में जाना चाहते हो कि उसका सोल्यूशन ढूंढ सको। जैसे मान लो आप 68-70 ईयर्स के हैं, आपके बेटे की शादी हुई, लेकिन वो शादी अनसक्सेसफुल है और वो कह रहा है कि मुझे डिवोर्स चाहिए या मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर, आप ये ढूंढने लगते हैं कि इसका रूट कॉज क्या है। ये बेटा गलत है या बेटी गलत है या कहाँ पर दिक्कत आ रही है। वो जो एक डीप रूटेड कॉन्सेप्ट्स की छानबीन करना, ये मूल नक्षत्र की कहानी है। मूला इज टू गो वेरी 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 डीप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए अब मूल नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ तो आप एक बहुत अच्छे रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, क्योंकि आपका काम है डीप जाकर डिटेक्ट करना कि प्रॉब्लम क्या है। राइट। मूला नक्षत्र के लोग बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। आप पुलिस के अंदर बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सकते हो। आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो, क्योंकि मूल नक्षत्र में आपका 24 घंटे होगा कि जब तक आप किसी चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड नहीं करेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। और जितने भी मूल नक्षत्र के लोग देख रहे हैं और जिनको कहा जाता है कि मूला नक्षत्र का जो जन्म है बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, इट्स रॉन्ग। आप के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पूरे कुल को तार सकता है जस्ट अपनी जिज्ञासा से। सर, इसे भी पितरों से रिलेट किया जाता है? बिल्कुल पितरों से रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये नवम पंचम
के संबंध में जो है ये नक्षत्र आता है। मघा के बिल्कुल ट्राइन में ये नक्षत्र आता है। डेफिनेटली हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब जब आपने कभी भी किसी चीज को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करोगे ना किसी के जीवन में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। जैसे आप किसी के भी जीवन में बहुत गहराई से चले जाइए, आपको थोड़ा बहुत उसमें अटपटी चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, चाहे कोई भी हो इस दुनिया के अंदर। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ रंगोली जी, अगर आपको एक नदी का या एक तालाब का किनारा एक जगह से दूसरी जगह आपको पार करना है और आपको तैर के जाना है, तो आपको उसके ऊपर ऊपर तैरना पड़ेगा। अगर आप बहुत डीप उसमें जाएंगे ना, तो आप सफोकेट होके आप ख़त्म हो जाएंगे, आप अपना लक्ष्य नहीं अचीव कर पाएंगे। इसी प्रकार जब आप किसी के जीवन में किसी के साथ रहना चाहते हो, तो आप उसके जीवन में बहुत डीप मत जाइए, क्योंकि अगर आप डीप जाएंगे या तो आप अकेले हो जाएंगे या आप उसके साथ रह नहीं पाएंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। और इसी डीप बात को भगवान कृष्ण ने समझा और उसने कहा कि ये जितने लोग हैं, दुर्योधन है, ये भीष्म पितामह हैं, इनकी सबसे बड़ी डीपेस्ट कमजोरी यही है कि ये अन्याय को सह लेते हैं। एक लड़की की इज्जत को उछाला जा रहा है और इतने बड़े बड़े गुरुदेव और सब खड़े हैं, कोई बीच में ही नहीं आया, किसी ने हाथ ही नहीं पकड़ा दुर्योधन का। और अगर मैं ना होता तो फिर क्या होता द्रौपदी का, आप समझ रहे हैं, राइट? सो टेक्निकली जब उन्होंने ये चीज को समझा और अर्जुन को कहा कि अब युद्ध करना है, अब मुझे अपने बच्चे को इस गलत रिलेशनशिप से निकालना है, तो वो लेटर स्टेजेस में आपके जीवन में जो युद्ध आते हैं ना, जिसमें से आपको दूसरे को निकालना और अधर्म के लिए लड़ना होता है, वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता को मंदिर में नहीं, युद्ध के स्थान में कहा कि मैं आपको युद्ध में भगवत गीता सुनाऊंगा कि उठो, चाहे आप 70 साल के हो, आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, आपको धर्म के लिए लड़ना ही पड़ेगा। और उस महाभारत में जितने भी लोग लड़ रहे थे ऑपोजिट, वो सब आयु में बड़े थे, राइट? और बड़े आयु के लोगों ने भी अभिमन्यु को छल से मारा, इसीलिए कर्ण छल से मरे थे, राइट? तो वो जो एक वॉर लाइक सिचुएशन है वो पूर्वाषाढ़ा है। इसीलिए वो कैप्रिकॉर्न में आती है, जहां गुरु नीच के हो जाते हैं कैप्रिकॉर्न राशि में, मकर में। उन्हें नहीं पता लगता कि इतने एक्शन की क्या जरूरत थी, लेकिन वो बताते हैं कि अधर्म जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी युग में। युद्ध की सिचुएशन में जब आप जीते, तो वो जो इनविंसिबल विक्ट्री आपको जीवन में मिली, वो उत्तराषाढ़ा है। जैसे पूर्वाषाढ़ा युद्ध की जो तैयारी है, और उत्तराषाढ़ा उस युद्ध के अंदर की जीत है, राइट? तो वो लड़ना और जीतना देवगुरु बृहस्पति को नहीं आता है। इसलिए मकर राशि के अंदर जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो नीच के हो जाते हैं और मंगल उच्च के हो जाते हैं। और उत्तराषाढ़ा एक वो एक स्टेचर है जहां पर आप परमानेंटली हर अधर्म की चीज को आप खत्म करके जीत गए हैं। लेकिन ये जीत किस काम की? ये सिचुएशन अर्जुन के सामने भी आई। ये सिचुएशन हर उस श्रवण नक्षत्र के लोगों के मन में आती है कि मैं जीवन में, अब देखना कभी श्रवण नक्षत्र के लोगों को, वो जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और जब वो अचीव कर लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि ये सक्सेस तो इसका क्या मतलब, मैं पहले भी उतना ही सुखी था, आज भी उतना ही सुखी हूँ, तो इतना लंबा सफ़र और इतना लंबा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। श्रवण नक्षत्र वो नक्षत्र है जिसमें ना आप चीज़ों को गिव अप कर देते हो। आप रियल इंटेलिजेंस मोड में चले जाते हो। आपको ये समझ में आने लग जाता है कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, और आपको एंड ऑफ द डे सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ना है, राइट? एंड ऑफ द डे आपको सारी चीज़ों को गिव अप कर देना है एक दिन, जो बाली ने किया। बाली ने इतने अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र बनना चाहते थे बाली, तीनों लोकों में जाना चाहते थे, और एक छोटा सा ब्राह्मण उनको एंड में कहता है कि आप मुझे कुछ दो, तो सब कुछ उसको दे देते हैं।
ही लीव्स एवरीथिंग, अपनी पूरी मेहनत जो है वो डेडिकेट कर देते हैं। वो कब होता है? जब आप 70-75 ईयर्स के होते हैं, तो आप अपना सब कुछ बच्चों को इतना बड़ा आपने क्रिएट किया होता है, आप उनको सब कुछ दे के एक साइड पे बैठ जाते हैं। श्रवण नक्षत्र इज अ वेरी गिविंग नक्षत्र। you have achieved a lot and now you will just give it away। अब जब श्रवण से आप आगे बढ़ते हैं तो आप धनिष्ठा पे आ जाते हैं। जब आप गिविंग हो जाते हैं अपने जीवन में, तो पूरी सृष्टि आपको धन देने में लग जाती है। ये सृष्टि का नियम है, जो भी आप देंगे उसका एक्सपोनेंशियल आपको अपने जीवन में होकर आपको वापस आएगा ही आएगा। इसीलिए धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को गिविंग होना चाहिए। जहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर मैं आई, और ये धनिष्ठा नक्षत्र की प्रॉब्लम है, जैसे ही वो गिविंग होते हैं उनके मन में कुछ मैं और अहंकार आता है, लेकिन उसी समय उनके जीवन में वो जो कृपा बरसनी होती है वो नहीं बरसती है। तो धनिष्ठा नक्षत्र को जीवन में सब कुछ मिलना है, उसकी केवल एक ही कंडीशन है कि आप डाउन टू अर्थ रहें, और पूरी कुदरत, पूरी कायनात आपको देने के लिए है। धनिष्ठा नक्षत्र को अचीवमेंट तब नहीं मिलती जब वो अपना ढोल बजाते कि मैंने इसको दिया, देखो मैंने तुम्हें ये दिया, मैंने तुम्हें वो दिया, आप मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हो। दिस इज वेयर धनिष्ठा नक्षत्र का डाउनफॉल शुरू होता है। धनिष्ठा नक्षत्र ही एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें अष्टवसुज, हर देवी देवता आपको देने के लिए बैठा है, लेकिन आपके अंदर अहंकार और मैं नहीं होनी चाहिए। जब आप धनिष्ठा नक्षत्र से आगे बढ़ते हो तो आपकी एज 78-79 के आसपास हो चुकी है जी। अब आपके पास दुनिया भर का ज्ञान आ चुका है। आप वो एक छोटी सी एक कहानी, दादी की कहानी की तरह है। एक 80 साल की दादी माँ जो आपको बैठ रही है कि अगर तेरे बाल झड़ रहे हैं ना, तो तू बेटा ये लगा, अगर तुम्हें खाना है तो ये करो, अगर आपने वो करना है तो वो करो। और वो दादी को समय चाहिए था आपसे। दादी कह रही थी कि नवनीत मेरे पास आके बैठ जा थोड़ी देर, या रंगोली तुम मेरे पास आके 10 मिनट बैठो। अब रंगोली अपने काम में बिजी है, नवनीत अपने काम में बिजी हैं, तो ना वो दादी अब इम्यून हो गई है अकेले रहने के लिए। शतभिषा नक्षत्र है ये। शतभिषा नक्षत्र, 100 भिषा फिजिशियंस, हर सॉल्यूशन था उनके पास, वो बताना चाहते थे, लेकिन वो इतने अकेले हो गए हैं कि अब ना वो इम्यून हो गए हैं अकेलेपन से। जिनका भी जन्म नक्षत्र शतभिषा है, या जिनका लगन का लॉर्ड शतभिषा में बैठा है, उनको इतना अकेलापन और इतना दुख मिलता है कि वो इतने इम्यून हो जाते हैं अपने जीवन में कि उसके बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी आपका शतभिषा नक्षत्र बैठा है, अगर आपको जीवन में बहुत दुख मिल गया या बहुत अकेलापन उस घर में मिल गया, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस रिलेशनशिप से, उस पर्टिकुलर चीज से। अगर सप्तम भाव में शतभिषा बैठ गया तो आपको विवाह से फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इतने इम्यून हो चुके हो। इट्स लाइक दैट वेरी डार्क एनर्जी। जैसे वो दादी माँ अपने मन को समझा लेती हैं कि बच्चे बिजी हैं, उनके अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो नहीं आएंगे मेरे पास, तो वो इम्यून हो जाती है उस अकेलेपन से, राइट। ये शतभिषा नक्षत्र की कहानी है। डार्क एनर्जी, पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड इज नरिशमेंट। आप ये देखिए कि ये शतभिषा नक्षत्र में बहुत सुपर्ब एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखे हैं अपने जीवन में। वो हाईएस्ट लेवल पे चीजें जो अचीव करते हैं और लोगों को नरिश करते हैं अकेले रह के, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में। अब आपकी एज 82-83 की हो गई है, आपने ना बहुत ज्ञान इकट्ठा किया। अब आप उसको लिखना शुरू करते हैं कि जब मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा ना, तो ये ज्ञान रह जाए और पूरी दुनिया इससे फायदा उठाए। और वो आप एक सीक्रेट डायरी में लिख रहे हैं, वो आप किसी को बता नहीं रहे कि आप अपने जीवन की पूरी गाथा कथा। इसके बीच में अगर कोई आपको आता है या आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप बड़ा चिढ़ के बोलते हैं, बहुत गुस्से से बोलते हैं, एकदम सडनली आप बोलने लग जाते हैं। आप देखा होगा 85-90 ईयर्स के लोग अचानक से रिएक्ट करते हैं, इरिटेट होते हैं,
और हम फिर ये कहना लग जाते हैं कि बच्चे और बूढ़े कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक जैसे होते हैं। वो जो एनर्जी है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, थंडरिंग एनर्जी, जो पूरी दुनिया की नॉलेज सीक्रेटली दबाकर वेट कर रही है कि जब मैं जाऊं तो वो मासिस के सामने वो पूरी नॉलेज आए और पूरी दुनिया उसका फायदा उठाए, ये पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आप ज्ञान को एक इट्स लाइक यू आर मेकिंग अ बैंक ऑफ नॉलेज, और उस बैंक ऑफ नॉलेज में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हाँ। अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो लड़ाई होगी, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। अब जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं वो एटॉमिक बम बनाने की बात कर रही हैं, शनि और मंगल जो है पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा, उसमें लड़ाई जो है चल रही है, क्योंकि व्हाट इज एन एटॉमिक बॉम्ब? एक थ्योरी, एक रिसोर्स जिसको दबा के रखा गया है, और हाईएस्ट लेवल का कभी युद्ध हुआ तो उसको यूज करेंगे। वही दादी की कहानियाँ, वही नॉलेज, वो पूरे जीवन का 80-85 ईयर्स का पूरा संचय जो है वो पूर्व भाद्रपदा से उत्तर भाद्रपदा में मासिस के लिए काम करता है। जब आपने वो भी कर लिया तो आप अपने जीवन के लास्ट फेज में हैं। वो जो लास्ट फेज है वो ये कहता है कि अब मुझे ना कुदरत के पास बैठना है। आप 90 इयर्स का कोई बुजुर्ग देखिए जिनको अपने जीवन में अब जाना है, उनको पता लग गया है, वो बोलेंगे या काशी ले चलो, मंदिर ले चलो, या मुझे बाहर गार्डन में बिठा दो। वो फूलों को देखते रहेंगे, पेट्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को नरिश करते रहेंगे, और हर आने जाने वाले को रास्ता दिखाते रहेंगे। उसका घर उधर है, उधर जाओ, आप धीरे चलो। यही रेवती नक्षत्र है, और फिर से आपका आत्मा रिलीज होती है, और फिर से एक शरीर ढूंढने के लिए फिर भटक रही होती है अश्विनी के पास जाने के लिए। तो ये अश्विनी से रेवती तक का 27 नक्षत्रों का आपका पूरा जीवन है। छोटी छोटी मूवमेंट्स में मैंने हर एक नक्षत्र की एक थीम बताई। उस थीम को अगर आप अपने, मान लीजिए आपका रेवती में नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो रेवती में आपका काम ही है लोगों को रास्ता दिखाना, राइट? आप किसी भी वे से आप रास्ता दिखा सकते हैं। इन टोटलिटी में जब हम कुंडली को चेक करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें पता लगेंगे कि कौन सा रास्ता, कैसा रास्ता आप लोगों को दिखाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, या पॉडकास्ट में आएंगे, या आप पॉलिटिशियन होंगे, या डॉक्टर होंगे, लेकिन आपका काम दूसरों को रास्ता दिखाने का, दूसरों के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का होगा। और इन्हीं नक्षत्रों के साथ, इन्हीं नक्षत्रों के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स वाले सभी देवता जुड़ जाते हैं जो आपको ब्लेस करते हैं। और अगर पूर्व जन्म में आपके कर्म, आपकी वो स्टोरी वहाँ पे रुकी थी, तो वहीं से आपका जन्म नक्षत्र जन्म लेता है, चंद्रमा उस नक्षत्र में जाता है और आपको आगे उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए आगे भेजता है। तो मान लीजिए कि वो जन्म से 92 इयर्स की एज में वो रेवती है, ये मोक्ष है आपका, तो आपका जन्म इसके बीच में कहीं ना कहीं पर होगा, किसी ना किसी जन्म नक्षत्र में। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं और आपके कर्म अच्छे हैं और आप गिविंग सिचुएशन में हैं, तो आप मोक्ष के करीब हैं। वंडरफुल सर, आपने कहा कि जर्नी वहीं से कंटिन्यू होती है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु शतभीष में हो रही है और इस जन्म में उसे शतभीष नक्षत्र मिला है, तो ये कैसे कनेक्शन? देखिए, ये एक थ्योरी है, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट ये 100% ट्रूथ भी नहीं है। इसका ज्योतिष में कोई प्रमाण नहीं है कि अगर आपका पिछले जन्म में इसी में इस पर्टिकुलर नक्षत्र में जन्म हुआ तो अगले में भी वहीं से जर्नी जो है नक्षत्र में हो सकता है। कि मान लीजिए आप पिछले जन्म में एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पे आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले थे मघा नक्षत्र में, लेकिन वो प्रोजेक्ट रह गया। लेकिन वो किस वजह से रहा प्रोजेक्ट, आपके क्या ऐसे कर्म थे, वो भी आपको अगला नक्षत्र डिफाइन करेंगे। हो सकता है कि आप अगले नक्षत्र में पैदा हो या 3 नक्षत्र पीछे पैदा हो जाओ अपनी गलती सुधारने के लिए कि वो प्रोजेक्ट नहीं पूरा हो सका। तो इसके लिए हमारे पास एक मृत्यु की कुंडली बनती है, जैसे जन्म की कुंडली बनती है। किसी दिन आपको हम पूरा पॉडकास्ट देंगे। तो वो मृत्यु की जो कुंडली है, राइट, उसको हम चेक कर कर हम ये देखते हैं
कि आपका जो अगला जर्नी है वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि अगर जन्म की कुंडली आपके पूरे जीवन के बारे में बताती है, तो मृत्यु की जो कुंडली है वो आपकी जर्नी आफ्टर योर डेथ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। वंडरफुल सर, इन द कमिंग पॉडकास्ट वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर इट। और आज का जो डिस्कशन था, जिस तरह से हर एज से रिलेट करके हमने नक्षत्र की स्टोरी को समझा, आई एम श्योर उतना ही रिलेटेबल ऑडियंस को भी लगा होगा। सो एज ऑलवेज इट वाज अ डीप इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज शोइंग अस द लाइट। थैंक यू। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा? आपका नक्षत्र मुझे बताइए और आपने कितना रिलेट किया आज के इस डिस्कशन से। आई एम श्योर जो थीम्स, जो कीवर्ड्स, जो स्टोरी सर ने हर नक्षत्र से रिलेट करके बताई है, आपको अपनी लाइफ में वो प्रोमिनेंट एनर्जी डेफिनेटली फील होगी। आई होप दिस पॉडकास्ट शोज यू द पर्पज ऑफ यू गेटिंग अ पर्टिकुलर नक्षत्र, यू गेटिंग बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर नक्षत्र। और ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशन से मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आप तक वो राइट नॉलेज पहुंचाऊं, और आने वाले पॉडकास्ट में मैं सर के साथ और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूं जो आप सुनना चाहेंगे। आपकी क्या क्वेरीज हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।